एक ऐसी कहानी फर्ज करते हैं जहां एक हॉलीवुड स्टार एक सिंगल मूवी से करीब 100 मिलियन डॉलर्स कमाता है। जो कि बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। लेकिन अगली सुबह कोई महंगा प्राइवेट आइलैंड खरीदने के बजाय वो उस कमाई का 75 मिलियन डॉलर्स सीधे अपनी फिल्म की मेकअप टीम, स्पेशल इफेक्ट्स क्रू और स्टंट डबल्स में बांट देता है। और वो भी बिना किसी प्रेस रिलीज के। हाँ, बिना किसी सोशल मीडिया पोस्ट के, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी को बताए। आज हम एक ऐसी डीप डाइव में उतर रहे हैं जो हॉलीवुड के सारे एस्टेब्लिश्ड रूल्स को ना पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। सच में, मतलब ये कोई आम बात नहीं है। देखो, जब भी हम सुपरस्टार शब्द सुनते हैं तो दिमाग में जो पहली तस्वीर आती है वो क्या होती है? वही बड़ी सी लिमोजीन और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स। बिल्कुल, 10-12 बॉडीगार्ड्स, आंखों पर काले चश्मे और एक्सक्लूसिव पार्टीज। ऐसा लगता है जैसे फेम का पहला रूल ही यही है कि आपको जमीन से कट ऑफ होना पड़ेगा। हाँ, एक आम इंसान की तरह सड़क पर चलना तो बहुत दूर की बात है। उनका एक दिन भी ना बिना कैमरा फ्लैश के नहीं गुजरता। सही बात है। उनके लिए एक पूरी पीआर टीम होती है जो हर छोटे कदम को एक इवेंट बना देती है। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर हमारी आज की डीप डाइव का फोकस बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ। हमारे पास आज जिस सुपरस्टार की प्रोफाइल है, जिसके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, जो दुनिया के सबसे बड़े एक्शन आइकन्स में से एक है, वो आज भी चुपचाप पब्लिक मेट्रो में सफर करता है। ना कोई सिक्योरिटी और ना कोई एटीट्यूड। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं कीनू रीव्स की। हम उनके स्ट्रगल, उनकी वो हैरान करने वाली सादगी और उनके उस शांत कमबैक को डिकोड करेंगे जो उन्हें पूरी दुनिया से अलग बनाता है। उनके प्रेजेंट लाइफस्टाइल को ही देख लीजिए। मेट्रो वाला किस्सा जिसका जिक्र सोर्सेज में बार-बार आता है, वो बहुत कुछ कहता है। वो वायरल मोमेंट ना। हाँ, उसे अगर डीपली एनालाइज करें तो वो किसी स्टैंडर्ड पीआर प्लेबुक का हिस्सा लगता ही नहीं है। मतलब न्यूयॉर्क की भीड़ भरी मेट्रो का एक आम सा दिन है। कीनू रीव्स वहां चुपचाप बैठे हुए अपने ख्यालों में खोए हुए। अचानक एक पैसेंजर वहां आती है जिसके पास एक बहुत भारी बैग होता है, और कीनू का रिएक्शन देखने वाला था। उन्होंने क्या किया? बिना किसी हेजिटेशन के और बिना ये देखे कि आसपास कोई फोन का कैमरा ऑन है या नहीं, वो तुरंत अपनी सीट छोड़ देते हैं और उस पैसेंजर को बैठने का इशारा करते हैं। वाओ! लेकिन थोड़ा रुकते हैं, मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगी। एक काउंटर आर्गुमेंट ये भी तो बनता है ना कि क्या ये नो पीआर अप्रोच ही असल में उनकी सबसे बड़ी पीआर स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है ना? आजकल हॉलीवुड में रिलेटेबल दिखना या स्टेल्थ वेल्थ शो करना भी तो एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टैक्टिक बन चुका है। लोग जानबूझकर सड़क पर कॉफी पीते हुए घूमते हैं क्योंकि पापराजी को पहले से टिप दी गई होती है। हाँ, ऐसा होता तो है। तो क्या ये सब एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड इमेज नहीं हो सकती? कोई भी ये सोच सकता है। ये एक बहुत ही वैलिड डाउट है। लेकिन कीनू के केस में ना, एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स दोनों इस बात से सहमत हैं कि ये उनकी डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। अच्छा। देखो, स्ट्रैटेजी तब होती है जब आपका पब्लिक पर्सोना और प्राइवेट बिहेवियर अलग हो। लेकिन यहाँ जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि लोग उन्हें पार्क की बेंच पर अकेले बैठे हुए साधारण सा सैंडविच खाते हुए स्पॉट करते हैं। जहां कोई कैमरा नहीं होता। बिल्कुल, जहां ना कोई कैमरा होता है ना कोई पीआर टीम। जब आम लोग उनके पास आते हैं तो उनका रिएक्शन किसी गॉड-लाइक फिगर वाला नहीं होता। वो आंखों में देखकर जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ बात करते हैं। मतलब अगर ये एक्टिंग होती तो पिछले 30 साल से बिना किसी स्लिप अप के इस कैरेक्टर को मेंटेन करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन होता। एकदम सही पकड़ा। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये सादगी असली है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप दुनिया की सबसे महंगी और शोर शराबे वाली पार्टी में हो, लेकिन आप कोने में बैठकर सिर्फ एक साधारण चाय पीना पसंद कर रहे हो। क्या बात है, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन यहाँ एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। हॉलीवुड का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जो किसी भी इंसान को बदल कर रख दे। पैसा, पावर और दुनिया भर का अटेंशन किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी है। बिल्कुल काफी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सादगी आई कहाँ से? क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे, या उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक इनविजिबल एंकर की तरह उन्हें जमीन से इस तरह जोड़कर रखा? इसका जवाब ना उनके अतीत में और उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में छुपा है जो उन्होंने सहा है। उनकी सक्सेस स्टोरी से ज्यादा उनकी स्ट्रगल की स्टोरी उनके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। मतलब बचपन से ही सब कुछ आसान नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनका बचपन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। पिता बहुत जल्दी परिवार को छोड़कर चले गए थे। ओह। इसके बाद एक नोमैडिक लाइफ शुरू हुई। मल्टीपल स्कूल्स बदले, नए शहर, नए स्टेप फादर्स। कोई एक परमानेंट बेस था ही नहीं जहां एक बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।
और सोर्सेज में ना एक बहुत ही टेक्निकल और क्रूशल डिटेल है डिस्लेक्सिया के बारे में। हाँ, उन्हें सीवियर डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी। अब जिसे हॉलीवुड का थोड़ा भी आइडिया है वो जानता है कि वहाँ एक्टिंग का बेसिक फाउंडेशन ही लंबे लंबे स्क्रिप्ट्स पढ़ना और लाइंस याद करना होता है। एकदम सही। एक डिस्लेक्सिक बच्चे के लिए जिसे वर्ड्स स्क्रीन पर जंबल होते हुए दिखते हैं, ये तो लगातार एक नाइटमेयर जैसा होना चाहिए। सोचने वाली बात यही है कि उस वक्त का एजुकेशन सिस्टम आज जितना समझदार या इंक्लूसिव नहीं था। टीचर्स उन्हें खुलेआम स्लो लर्नर बुलाते थे। हे भगवान, ऐसे में तो किसी भी आम बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता। लेकिन यहीं पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दिखती है। उन्होंने उस डिसेबिलिटी को अपने क्राफ्ट पर हावी नहीं होने दिया। इससे डिस्लेक्सिया के चलते, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने लाइंस को अपनी फिजिकल मूवमेंट्स के साथ जोड़ना शुरू किया। अच्छा, मतलब मेमोरी और एक्शन को सिंक किया। हाँ, जो बाद में उनकी मार्शल आर्ट्स और इंटेंस स्टंट कोरियोग्राफी में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन एक मिनट, अगर बचपन मुश्किल था तो आगे चलकर तो उन्हें मैसिव सक्सेस मिल गई थी ना। हाँ, मिली थी। आमतौर पर जब हॉलीवुड में किसी का ऐसा डार्क पास्ट होता है तो वो इंसान या तो सफलता मिलते ही पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या फिर उसे पीआर सिंपैथी के लिए इस्तेमाल करता है। कि मैंने कितना दुख सहा है, मैं कितना बेचारा था। बिल्कुल। लेकिन कीनू के केस में इस दर्द ने उन्हें और ज्यादा जमीन से जोड़े रखा। उन्होंने ऐसी पीआर का सहारा कभी नहीं लिया। क्योंकि उनका स्ट्रगल सिर्फ बचपन पर आके रुका नहीं था। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें, तो जब वो हॉलीवुड में अपना नाम बना रहे थे, तभी लाइफ ने उन्हें एक के बाद एक ऐसे झटके दिए जो किसी भी इंसान को तोड़ सकते थे। क्या हुआ था? उनके सबसे करीबी दोस्त रिवर फीनिक्स, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा राइजिंग स्टार था, उसकी एक ट्रैजिक डेथ हो गई। ओ नो। हाँ, और उसके कुछ ही सालों बाद कीनू और उनकी पार्टनर जेनिफर साइम ने एक बच्चे की उम्मीद की, पर वो स्टिल बॉर्न हुआ। मतलब ये कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल, और इस सदमे से वो अभी उभर भी नहीं पाए थे कि एक कार एक्सीडेंट में साइम की भी मौत हो गई। एक पॉइंट ऐसा आया जब कीनू मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। ये सब सुनकर तो रूह कांप जाती है। इतने कम वक्त में अपने सबसे करीबी लोगों को एक एक करके खोना, ये किसी को भी कड़वा गुस्से से भरा हुआ या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बना सकता है। ज्यादा आसान तो यही था कि वो दुनिया से नफरत करने लगते या किसी एडिक्शन का शिकार हो जाते। हाँ। और यहीं पे साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। हाँ, कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा उन्हें तोड़ देता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। उन्होंने उस दर्द को खुद को डिस्ट्रॉय करने का बहाना नहीं बनाया। इन ट्रेजेडीज ने उनका कंट्रोल और परमानेंस का इल्यूजन हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि जिंदगी बेहद अनप्रेडिक्टेबल है और कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इस डीप रियलाइजेशन ने उन्हें कड़वा बनाने के बजाय उनके अंदर एक बहुत गहरी एम्पैथी पैदा कर दी। बिल्कुल, जो इंसान एक वक्त पर स्लो लर्नर कहलाता था, वो असल में लाइफ के सबसे कॉम्प्लेक्स लेसन्स को मास्टर कर चुका था। यही कारण है कि आज वो हॉलीवुड के सबसे स्मार्ट करियर डिसीजन लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं। और इसी एम्पैथी का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उनके पास वो चीज आई जो अक्सर लोगों का दिमाग खराब कर देती है, अथाह पैसा। द मैट्रिक्स की सक्सेस। हाँ, जब द मैट्रिक्स हिट हुई तो उसने पॉप कल्चर और सिनेमा के रूल्स को हमेशा के लिए बदल दिया। कीनू दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में शामिल हो गए। बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे सुनामी आ गई थी। बिल्कुल, और इसके साथ ही कीनू दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर बैठ गए। उनके पास करोड़ों डॉलर्स थे। यही वो पॉइंट है जहां हमें समझना होगा कि कीनू के लिए वेल्थ आखिर है क्या। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। ज्यादातर लोगों के लिए पैसा एक स्टेटस सिंबल होता है, एक दीवार होती है जो उन्हें आम लोगों से अलग करती है। लेकिन कीनू के लिए दौलत का मतलब पावर या स्टेटस नहीं है, बल्कि एक टूल है जिससे वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। और वो भी बिना अपना नाम आगे किए। हमारे सोर्सेस एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्सा बताते हैं। द मैट्रिक्स रीलोडेड के टाइम जब बैक एंड प्रॉफिट्स आए तो उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल थैंक यू नोट नहीं भेजा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिल्म के 12 स्टंटमैन को बुलाया और हर एक को एक ब्रांड न्यू हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी। वाह, 12 हार्ले डेविडसन। हाँ, और बात यहाँ रुकी नहीं। स्पेशल इफेक्ट्स टीम और मेकअप आर्टिस्ट्स को उन्होंने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे ट्रांसफर कर दिया। कारण, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने इसे डिजर्व किया था। इस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि हॉलीवुड में क्रू मेंबर्स 14-14 घंटे मेहनत करते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ पर रिस्क होता है, पर फिल्म हिट होने का फाइनेंशियल रिवॉर्ड
सिर्फ कुछ स्टार्स तक ही सीमित रह जाता है। तो उन्होंने वो सिस्टम खुद ही तोड़ दिया। तो इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? क्या लगता है आपको? मतलब ये ऐसा है जैसे कोई इंसान लॉटरी जीत ले, लेकिन कोई महंगा महल खरीदने के बजाय वो टिकट बेचने वाले दुकानदार और मोहल्ले वालों में सारा पैसा बांट दे, क्योंकि उसे लगता है कि असली मेहनत उनकी थी। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। आम ह्यूमन साइकोलॉजी में लोग अपना क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते। पैसा देना तो दूर की बात है। बिल्कुल। सिर्फ क्रू ही नहीं, बल्कि फिलांथ्रोपी का एक और चैप्टर है जो पूरी तरह से अनसुना था, जिसके बारे में मीडिया को सालों बाद पता चला। वो कैंसर फाउंडेशन वाला। हाँ, सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि कीनू ने एक प्राइवेट कैंसर फाउंडेशन बनाई, जिसके जरिए उन्होंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स और कैंसर रिसर्च में मिलियंस डोनेट किए, वो भी बिल्कुल शांति से। और इस पूरी प्रोसेस में सबसे चौंका देने वाली बात क्या थी पता है? क्या? वही जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। उन्होंने उस फाउंडेशन पर अपना नाम तक नहीं रखा। किसी को मालूम ही नहीं था कि वो फाउंडेशन कीनू रीव्स की है। एग्जैक्टली। वो लिटरली अपने नाम को इस चैरिटी से दूर रखना चाहते थे, ताकि फोकस सिर्फ फंडिंग और रिसर्च पर रहे। आज के दौर में जहां एक छोटा सा चेक देने पर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, वहां कोई शख्स गुप्त रूप से मिलियंस दे रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें दुनिया को ये साबित नहीं करना था कि वो अच्छे इंसान हैं। उन्हें बस अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना था। सही कहा। उनका ये अन-हॉलीवुड रवैया सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ या पैसों तक सीमित नहीं रहा। जब उनका करियर डूबने लगा तब भी उन्होंने इसी शांति और दृढ़ता का सहारा लिया। हॉलीवुड एक रूथलेस बिजनेस है। वहां कोई इस बात से काम नहीं देगा कि आपने चैरिटी में कितना पैसा दिया। वहां सिर्फ बॉक्स ऑफिस चलता है। तो द मैट्रिक्स के बाद तो सब कुछ परफेक्ट नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। किसी भी लंबे करियर की तरह उनके प्रोफेशनल ग्राफ में भी मैसिव उतार चढ़ाव आए। कई फिल्में फ्लॉप हुई। हाँ, 47 रोनिन जैसी फिल्म का तो बहुत बुरा हाल हुआ था। बिल्कुल। एक लंबा ड्राई स्पेल आया। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक वक्त ऐसा आया जब इंडस्ट्री ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। उन्हें वॉश्ड अप मान लिया गया था। हॉलीवुड की फितरत ही ऐसी है, लेकिन रिएक्शन बड़ा मैटर करता है। एक टिपिकल सेलिब्रिटी जिसको लगातार फ्लॉप्स मिल रहे हों, वो या तो पब्लिक रैंट्स शुरू कर देता है या किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है। लेकिन कीनू ने उस रिजेक्शन को भी उसी डिग्निटी और शांति के साथ फेस किया। उनकी इस प्रोफेशनल रेजिलियंस का सीक्रेट यही है कि वो फेम के पीछे नहीं भागते, बल्कि फेम उनके पीछे आता है। उन्होंने शोर मचाने पर नहीं, अपने काम पर फोकस किया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत है जॉन विक। 50 साल की उम्र में जब ज्यादातर एक्शन स्टार्स स्टंट डबल्स का सहारा लेते हैं, कीनू ने महीनों तक जूडो, जूजित्सु और गनफू की प्रैक्टिस की। और कीनू एक बार फिर से टॉप पर आ गए। मुझे तो कीनू का करियर एक स्प्रिंग की तरह लगता है। स्प्रिंग? कैसे? मतलब जितना ज्यादा इंडस्ट्री ने उन्हें नीचे दबाया, फ्लॉप मूवीज और रिजेक्शन का प्रेशर डाला, वो बिना कोई शोर मचाए उतनी ही तेजी से बाउंस बैक कर गए। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा सबक यही है कि उनका साइलेंट कमबैक किसी भी लाउड फेलियर से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये बात एकदम पक्की है। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इन सारे सोर्सेज, उनके पास ट्रॉमा, उनकी फिलैंथ्रोपी और उनके करियर को एक साथ देखकर एक कोर ट्रूथ निकल कर आता है। हाँ, दुनिया में बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग असली रिस्पेक्ट कमाते हैं। बैंक अकाउंट में जीरो बढ़ाना एक बात है, लेकिन कीनू रीव्स उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने ये इज्जत कमाई है। और ये रिस्पेक्ट किसी पीआर एजेंसी का कमाल नहीं है। ये उस एम्पैथी का नतीजा है जो उन्होंने अपने दर्द से सीखी। बिल्कुल। ये उनकी सादगी और दूसरों को उनका हक देने की वजह से है। तो आज के इस पीआर और सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ हर कोई अटेंशन का भूखा है, जहाँ लोग कुछ ना करके भी सब कुछ दिखाना चाहते हैं, एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है। वो क्या? क्या आज के टाइम में ऐसा सिंपल और जमीन से जुड़ा सुपरस्टार होना अब संभव भी है, या फिर सादगी और सुपरस्टारडम का ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ कीनू रीव्स के साथ ही खत्म हो जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है।